हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू एसटीबीजी एकेडमी। और आज हम करेंगे एमयू बीएससी 2023 का केमिस्ट्री का पेपर का डिस्कशन। आई थॉट कि आप सभी के पेपर बहुत ही अच्छे गए होंगे। बीएससी का पेपर आज हमारा कंप्लीट हुआ है और हम आज तुरंत लेके आ गए आप सभी के लिए बिना किसी देरी के केमिस्ट्री के पेपर का फुल डिस्कशन। पूरे केमिस्ट्री जितने भी सवाल आए हैं केमिस्ट्री के अंदर हम उस सबका डिस्कस करेंगे और एट द एंड मैं आपको लेवल भी डिस्कस करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहा है, कैसे सवाल आए हैं। और यकीन मानो यार, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर से, इवन हमारे पीवाईक्यू के पूरी सीरीज के अंदर से आए हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को कंटिन्यूअसली फॉलो किया है तो यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आप बहुत सही जगह पे हो और आपने पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। एज यूजुअल, माई सेल्फ हूँ उपाध्याय, आई एम केमिस्ट्री मेंटर, आई एम जेईई क्वालिफाइड कैंडिडेट परसिंग बीटेक फ्रॉम आईआईटी लखनऊ। अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी और, तो ये हमारा जो गाइडेंस प्रोग्राम है ये आप सभी के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहा होगा, क्योंकि सीधे सीधे और डायरेक्ट सवाल हमारे मॉक टेस्ट के अंदर से भी देखे गए हैं। साथ में ये एमयू ट्रिपल ई के लिए है। तो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि हमारा जो बीएससी के लिए जो इंट्रेंस इसमें जो टेस्ट सीरीज थी हमारी, जो 5 फुल सिलेबस टेस्ट हमने दिया था आप सभी के लिए और जो बेस्ड थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, उनमें से यकीन मानो बहुत सारे सवाल रिपीट हुए हैं। इवन बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया था ऑलरेडी चैनल के ऊपर, जिन्होंने वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो वीडियोज है वो देखा है कंटिन्यूसली, तो वो आज केमिस्ट्री पेपर को फोड़ के आए होंगे। केमिस्ट्री का पेपर बहुत बहुत अच्छा आया था। मैं आसान तो नहीं कहूंगा, लेकिन इजी टू मॉडरेट के बीच में पूरे केमिस्ट्री का पेपर रहा है। हार्ड नहीं है, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा होगा और आपने हमारी टेस्ट सीरीज को फॉलो की होगी तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है। मैं दिखाऊंगा आपको कि कौन सा क्वेश्चंस मैंने कराया है और टेस्ट सीरीज के अंदर भी और पीवाईक्यू के पूरे पूरे सेशन के अंदर आपको मिला था। तो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं हमारे इस इंस्टीट्यूट को। साथ ही साथ आप हमारे इन सभी कोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। एसटीबीजी एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। और एमयू ट्रिपल ई के लिए भी ये जो बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि अभी एमयू ट्रिपल ई का एग्जाम होना बाकी है, जिसके अंदर आपको 90 चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे, साथ में 2700 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिल रहे होंगे उनका कलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट टू आवर वीडियो। और आज मैं डिस्कस करूंगा केमिस्ट्री का सवाल, और ये रहा जो 29 नंबर क्वेश्चन है केमिस्ट्री के अंदर, वो पूछा गया था कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ बताइए। अब देखो यार, जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मेरा सेशन देखा है, तो उसके अंदर मैंने जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला जो सेशन लिया था, याद है? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर मैंने लाइगेंड के बारे में कुछ क्या की थी, कमेंट किया था, कुछ बातें कमेंट की थी कि लाइगेंड जो होता है वो दो तरह का होता है, एक तो स्ट्रांग और दूसरा क्या होता है, वीक, है ना? मैंने ये बातें बताई थी जरूर, ठीक है। और ये स्ट्रांग और वीक आखिर डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है कि कौन सा लाइगेंड स्ट्रांग फील्ड है, कौन सा लाइगेंड वीक फील्ड है। ये डिसाइड होता है उसके फील्ड स्ट्रेंथ से, उसके फील्ड स्ट्रेंथ से, है ना? तो इसकी एक ऑर्डर होती है। तो इस सवाल को आप कर लिए होंगे अगर आपने ऑर्डर को याद रखा होगा। तो इसकी एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई जाती है। इस चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा कि लाइगेंड जो है वो कौन कितना स्ट्रांग है, उसका एक ऑर्डर है ना? और उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर मैं सीरीज की बात करूं तो दैट विल बी आई माइनस सबसे आखिरी में होता है, फिर बी आर माइनस होता है, फिर एस सी एन होता है, फिर सी एल होता है ना? ये मैं क्या कर रहा हूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं। किसके? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ में इस चीज को मैं अरेंज कर रहा हूं। फिर होता है एफ माइनस, फिर होता है ओ एच माइनस, फिर होता है C2O4 माइनस, फिर होता है H2O, फिर होता है आपका NCS, है ना? फिर होता है आपका EDTA, और फिर होता है आपका NH3 इथाइलिन डाइअमीन, फिर होता है CN, और लास्ट में आता है CO। मतलब सर, जो CO है ना, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब इसका फील्ड डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तो अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूं तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, CO, फिर उससे कम किसका होगा, EN इथाइलिन डाइअमीन, फिर उससे कम किसका होगा भाई, NH3, फिर उससे कम किसका होगा भाई, वाटर H2O, और फिर उससे भी कम किसका होगा, तो वो होगा ऑक्सिलेटो C2O4 माइनस। अब देखो, साफ साफ तुमको ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। मतलब तुमको सिर्फ ये सीरीज पता होती ना, तो तुम 4 नंबर आराम से यहां गेन कर सकते थे, एकदम आराम से। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बस आपको इसमें क्या पता करना था कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पता रहनी चाहिए। तो आपने क्या किया होगा, इसके ऑर्डर में इसको अरेंज करके, और आई थॉट, मैं मान के चलता हूं कि मैक्सिमम बच्चों ने इस सवाल का सही आंसर दिया होगा, जो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ कार्बन इन द CH3F मॉलिक्यूल। अब देखो, ये एकदम साफ उठा के आ गया, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर मैंने करा रखा है। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग वाला मेरा पीवाईक्यू का सेशन देखा है जो मैंने चैनल पर अपलोड किया है, तो उसके अंदर मैंने साफ साफ करा रखा है कि कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का बहुत ही सिंपल सा ट्रिक मैंने दे रखा है उसके अंदर, और मैंने पढ़ाया भी है। तो अगर आओ हाइब्रिडेशन का पता कर लें, किसका, CH3F का
तो इसका हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा कार्बन का, कितना हो जाएगा 4 प्लस कितने हाइड्रोजन है 3, फ्लोरीन कितने हैं 1, तो ये क्या हो गए 3 हाइड्रोजन प्लस 1 फ्लोरीन, मतलब 4 हो गए, वो 4 क्या हो गए मोनोवैलेंट एटम। तो 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 8/2, 4 का मतलब sp3, sp3 और sp3 मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कितना आसान सवाल, देखो कितना आसान सवाल मैंने करा रखा है। ये ऑप्शन नंबर बी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग देखा है तो देखो सीधे उठ के सवाल आ गया हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हुए क्वेश्चंस में से, सीधा उठ के सवाल आ गया। चलिए आगे बढ़े, अगला है इंडिकेट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है ये, आपने अल्कोहल फिनॉल एथर में ये बातें पढ़ी होंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सिंपल सा रिएक्शन दिया हुआ है जिसके अंदर इन्होंने क्या किया कि CH3 CH2 CH3 CH है, नॉट CH2, CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH, एक सेकेंड, हाँ CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन करा दिया किसके साथ, BH3 वोल्टवाइज के साथ, और नीचे क्या है वाटर है, मतलब बेसिकली एसिडिक सोल्यूशन है ना। BH3 जानते हो क्या है, इसको तुम लिखते हो B2H6, B2H6 इसको डाइबोरेन बोलते हैं, है ना, डाइबोरेन हाइड्राइड है ये B2H6, B2H6 है ना। अब ये सिंपल रिएक्शन है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है ना तो इस डायरेक्ट रिएक्शन दिया हुआ है इसका B2H6 का। अब इसमें हमको क्या मिलता था, इसमें हमको मिलता था 1 डिग्री ब्रोमीन, है ना, 1 डिग्री किसमें मिलता था, 1 डिग्री कार्बन पे BH2 जाके चिपक जाता था, 1 डिग्री कार्बन में BH2 जाके चिपक जाता था। अब सिंपल सा तो सवाल है, इसमें बस यही चीज याद रखना था क्या कि 1 डिग्री कार्बन जो होगा है ना उस पे BH2 ग्रुप लग जाता था, है ना, यानी ये जो BH2 है इसमें से BH2 ग्रुप उठ के कहां लग जाता था 1 डिग्री कार्बन पे। अब चेक कर लो इसमें BH2 ग्रुप है नहीं, इसमें BH2 ग्रुप है हाँ, इसमें BH2 ग्रुप है हाँ, डी तो नहीं हो सकता है, मतलब यहां चेक करो, अब बी और सी में चेक करो, बी और सी में चेक करोगे तो BH2 ग्रुप कहां लगा है CH2 पे, मतलब ये 1 डिग्री BH2 है, मतलब बी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। सिंपल सा सवाल है यार, यहां देखो यहां BH2 2 डिग्री कार्बन पे लगा है तो ये नहीं हो सकता है, इधर भी एक कार्बन है इधर ये कार्बन है, मतलब ये कार्बन है 2 डिग्री और BH2 ग्रुप हमेशा 1 डिग्री पे लगता है। जब ये रिएक्शन आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक के अंदर तो आपको पता होगा कि BH2 ग्रुप हमेशा 1 डिग्री पे लगता है, इसका मतलब कि CH2 के साथ जो BH2 जुड़ा है ना, यानी बी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके, बहुत सिंपल सा सवाल था, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। हमारा अगला सवाल है फॉर द रिएक्शन 2A प्लस बी गिव्स 2C, है ना, यहाँ एक रिएक्शन लिखे हुए 2A प्लस बी जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये हमको 2C दे रहा है, ठीक है, और डेल्टा G0 की वैल्यू दी हुई है 500 केल्विन पर कितनी 2 किलो जूल पर मोल, ठीक है भाई। हमसे पूछा रहा है व्हाट विल द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अच्छा के की वैल्यू हमसे पूछी है, व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू अगर रिएक्शन जो है वो हो जाए A प्लस हाफ बी या अगर रिवर्सिबल हो जाए C, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू चाहिए। अब देखो, अब इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आप सभी ने पढ़ रखा है कि के जो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो अगर रिएक्शन के लिए लिखे तो हम कैसे लिखते हैं, किसी भी रिएक्शन के लिए अगर मान लो मैं फर्स्ट रिएक्शन के लिए लिख रहा हूं तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए, उसके रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और स्टोइकियोमेट्री की पावर उसकी चली जाती है, जितना उसका स्टोइकियोमेट्री होता है उतना कंसंट्रेशन का पावर चला जाता है। तो यहाँ क्या है प्रोडक्ट में 2C है, मतलब कि C⁻² अपॉन नीचे क्या हो जाएगा ए कंसंट्रेशन टू डी पावर 2 अपॉन बी का कंसंट्रेशन, है ना, ये लेट्स से के है, ये पहले रिएक्शन के लिए। अगर मैं दूसरे रिएक्शन के लिए के लिखूं तो आई से इट लेट्स से के डैश, मैं इसको के डैश बोलता हूं दूसरे रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा C अपॉन नीचे क्या हो जाएगा ए और बी टू डी पावर 1/2, बी टू डी पावर 1/2। अब यहां चेक करो, अब अगर मैं चेक करता हूं ये देखो के है यहाँ के डैश है, ठीक, अभी काम करो जरा दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो जरा दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दोगे तो आई से इट कि ये जो तुम्हारा के होगा, लेट्स से अगर मैं के डैश जो है इसकी स्क्वायरिंग दोनों साइड कर देता हूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ऊपर क्या हो जाएगा C², नीचे क्या हो जाएगा A², और ये जो b टू दी पावर 1/2 है अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग करूंगा तो ये b बन जाएगा। अब यहां तुम चेक करो, अब k इज इक्वल्स टू क्या है C², A² और b, और k डैश स्क्वायर की वैल्यू उतनी आई सेम, तो क्या मैं यहां से इसको और इसको देख के मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि जो k है वो हमारा क्या है के डैश स्क्वायर के बराबर है, और हमको क्या चाहिए के डैश की वैल्यू चाहिए, मतलब अगर रिएक्शन ए प्लस हाफ बी और रिवर्सिबल में सी हो जाए इसके लिए के डैश है, इसी की वैल्यू हमसे पूछी है, तो अगर मैं के डैश यहां से निकालूंगा तो आई राइट इट एज व्हाट, ये स्क्वायर जो है क्या चल जाएगा अंदर रूट में चल जाएगा उधर, यानी रूट के हो जाएगा, के डैश की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी रूट के हो जाएगी। क्लियर। अब देखो, अब सबसे बड़ा सवाल ये है
कि के डैश की वैल्यू रूट के तो हो गई, लेकिन सर ये जो के है वो कैसे पता चलेगा हमको? तो यार तुमने के, और यहां देखो यहां तो डेल्टा जी दिया हुआ है, यहां तो के की वैल्यू दी नहीं हुई है, और यहां भी न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा है। तो तुमने ये तो पढ़ा होगा कि के और डेल्टा जी नॉट में एक रिलेशन होता है, याद है? के और डेल्टा जी नॉट में रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या होता है भाई? वो रिलेशन क्या होता है याद करो, जो था ln के गिव्स इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, है ना? यहाँ क्या हो जाएगा? डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। अब हमको के की वैल्यू चाहिए, है ना? अब डेल्टा जी नॉट देखो, चेक करो यहाँ क्या दिया हुआ है। पहले तो तुम इसको क्या करो कि एल एन के में रखे रहो, नेचुरल लॉग के में। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू देख लो, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 किलो जूल पर मोल। तो 2 किलो जूल को क्या कर सकता हूँ? 2000 कर सकता हूँ, 2000 कर सकता हूँ। और नीचे क्या तुम्हारा टेम्परेचर दिया हुआ है 500 केल्विन। याद रखना आर की वैल्यू कितनी होती है भाई? 8.314 इंटू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 500, है ना? क्योंकि 500 केल्विन यहाँ दिया हुआ है, तो जब आप डिवाइड करोगे 500 केल्विन में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ जो एल है ना, एल एन के वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 0.4811, है ना? अब यहां से अगर तुम के निकालोगे तो एंटी लॉग लोगे, जब एंटी लॉग लोगे ना तो यू विल गेट द वैल्यू 0.6181, ये तुम्हारी के की वैल्यू आएगी। अब के डैश की वैल्यू हमको चाहिए, तो के डैश इक्वल्स टू अंडर रूट के है, के डैश इक्वल्स टू अंडर रूट के है, तो के डैश की वैल्यू अंडर रूट कर ले, क्या कर लो? 0.6181, और इस के डैश की वैल्यू जो आएगी वो आएगी तुम्हारी 0.7862। दिस मीन्स यू विल गेट द आंसर 0.68। यहां देखो 0.786, मतलब बी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो 39 नंबर सवाल है उसका आंसर बी है आपका। 39 नंबर सवाल का आंसर क्या है? बी है। सिमिलरली अगर 35 नंबर सवाल का देखूं तो इसका आंसर तुम्हारा क्या है? सी है। सिमिलरली अगर 34 का आंसर देखूं तो 34 का आंसर तुम्हारा अगेन बी है, और 29 का चेक करूं तो 29 का आंसर तुम्हारा ए है। ठीक है, तो हमने 4 सवाल इधर कंप्लीट कर लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू पीएच मेजर। बहुत सिंपल सा सवाल, ठीक है, बहुत सिंपल सवाल। इसमें पूछा है कि कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कौन सा जो तुम्हारा बेसिकली इलेक्ट्रोड है, यहाँ इलेक्ट्रोड के बारे में दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, जो कि पीएच मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो यार सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बिल्कुल, क्योंकि प्लैटिनम हाइड्रोजन के साथ हम पीएच का डेटा हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही पढ़ा है। तो अगर उस वहां भी तुमने पढ़ा होगा ना, तुमको ये चीजें पता होगी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से पीएच मेजर होता है, ग्लास इलेक्ट्रोड से भी होता है, और क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से भी होता है। मतलब बेसिकली इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दीज। मतलब सभी के सभी क्या होते हैं? मेजर होते हैं तुम्हारे, सभी के सभी यूज होते हैं, सभी के सभी इलेक्ट्रोड यूज होते हैं तुम्हारे पीएच के मेजरमेंट के लिए। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला है कि व्हाट विल बी द एंट्रोपी इंक्रीज इन द इवापोरेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हमसे बोला गया है ना कि एंट्रोपी का इंक्रीज बताइए। एंट्रोपी इंक्रीज कितना होगा अगर 1 मोल ऑफ वाटर जो है उसको क्या किया जा रहा है? इवापोरेट किया जा रहा है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम 1 मोल ऑफ वाटर को इवापोरेट कर रहे हैं, और जिसमें हीट ऑफ इवापोरेशन आपको दे दी है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी दी है भाई वाटर की? वो दे दी है तुम्हारी 2259.4 जूल पर ग्राम। ठीक है, हमसे बेसिकली एंट्रोपी पूछा है ना? अच्छा सवाल है ये, आपने सबने पढ़ा होगा। एंट्रोपी को क्या लिखते हैं? डेल्टा एस। उसका फॉर्मूला क्या होता है? जो भी तुम्हारी टोटल हीट होती है अपॉन टेम्परेचर डिवाइड कर देते हैं, है ना? तो हीट गिवन तुम्हारी कितनी है? हीट गिवन है 100 सेंटीग्रेड पे हीट कितनी गिवन है? 2259.4, 2259.4। अब यहां मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। यहां बोला गया है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हीट है, वाटर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर है, वो कितना है? 2259.4 जूल ग्राम, है ना? तो अब अगर मैं इसका मोलर हीट निकालूं तो, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है? हमसे सवाल पूछा गया है कि 1 मोल ऑफ वाटर में कितना हीट चाहिए, है ना? 1 मोल ऑफ वाटर में कितना हीट चाहिए? तो हमसे क्या बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूं? यहां मैं लिख सकता हूं कि अगर मैं मोलर हीट निकालूं, मोलर हीट का मतलब बेसिकली 1 मोल वाटर का हीट निकालूं, 1 मोल वाटर का हीट निकालूं, तो 1 मोल वाटर मतलब H2O, और जब आप H2O का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 मोल ऑफ वाटर में कितने ग्राम होंगे? 18 ग्राम होंगे। तो अब अगर मैं 2259.4 को 18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यू विल गेट एन आंसर। अब यहां चेक कर लो, अगर मैं 2259 को 18 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं फटाक से कैलकुलेटर से मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं। 2259.4 मल्टीप्लाई बाई 18, यू विल गेट अराउंड 4669.2। इतनी तुम्हारी क्या आ गई? एनर्जी आ गई। इतनी तुम्हारी एनर्जी जो है वो कितनी आ गई? 1 मोल वाटर में तुम्हारी एनर्जी इतनी, मतलब बेसिकली हीट जो है वो इतनी रिलीज हो रही है ना?
अब क्या करो, अब हमको डेल्टा एस की वैल्यू चाहिए, तो डेल्टा एस इक्वल क्या हो जाएगा 40,669.2 अपॉन टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखना टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखते हैं, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 केल्विन होता है, तो 100 डिग्री के लिए प्लस 100 ऐड कर दो, मतलब 373 हो जाएगा। और अगर मैं इस पूरी वैल्यू को 373 से डिवाइड कर देता हूं तो आई गेट एन आंसर, यहाँ क्या हो जाएगा 373। अगर मैं इसको डेल्टा इसके वैल्यू यहाँ निकालता हूं, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो आई गेट द आंसर 109.03 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। तो इसको मोल इनवर्स लिख लो, मतलब डेल्टा इसकी वैल्यू बेसिकली कितनी हो गई, बी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, बी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना था, बस आपको एंट्रोपी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कितनी हीट जो है अपॉन टेम्परेचर कर दीजिए तो आपका ये आंसर आ जाएगा। हमने 1 मोल ऑफ वाटर के लिए हीट निकाल ली, जो कितना आया 2259.4, और 1 मोल के अंदर कितना ग्राम होता है 18 होता है, तो हम क्या करेंगे उसका मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे 2259.4 इंटू 18, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, दैट विल बी योर 109.03 जूल पर केल्विन पर मोल। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड इज अचीव्ड बाय, देखो मेटलर्जी का सवाल, क्लास 12 मेटलर्जी का सवाल है ये, आपने पढ़ा होगा। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमको जिंक है ना, जिंक को एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम जिंक ब्लेंड, है ना, जिंक ब्लेंड, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले रोस्टिंग होती है, और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम रिडक्शन करते हैं, किसके साथ, कार्बन के साथ। तो इसका तो ऑप्शन यही दिख गया बी, पहले रोस्टिंग फॉलो होती है फिर रिडक्शन होता है कार्बन के साथ। देखो मैं रिएक्शन लिखवा देता हूं, आपने ये रिएक्शन तो पढ़ा होगा ना, कि जब भी क्या करते हैं जिंक ब्लेंड क्या होता है ZnS, इसमें इसको हम क्या करते हैं, जब भी इसको मैं अगर बैलेंस के साथ लिखूं तो हम 3O2 के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, तो आई विल गेट 2 जिंक ऑक्साइड और प्लस साथ में 2H2 निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जो है ये बेसिकली रोस्टिंग का प्रोसेस है, तो सबसे पहले हम रोस्टिंग करते हैं और इसके बाद हम कहां जाते हैं, इसके बाद हम रिडक्शन करते हैं कार्बन, जिसको कैल्सिनेशन भी बोला जाता है, रिडक्शन करते हैं हम। तो ZnO प्लस कार्बन, और इसको हम कितने 1270 केल्विन याद है टेम्परेचर, इसमें हम हीट करते हैं, तो आई विल गेट जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाता है। मतलब बेसिकली यहां रिडक्शन होता है कार्बन के साथ, रिडक्शन विद कार्बन, है ना। तो एब्सोल्युटली बी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, जिसमें क्या करते हैं रोस्टिंग पहले फॉलो होता है, ठीक है, फिर रिडक्शन होता है, रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन विद कार्बन, तो बी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलिए आई थॉट ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला अगला क्या बोला गया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ LiF एंड CSI इन वाटर इज लो बिकॉज ऑफ, याद रखिए हमेशा LiF और CSI इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो लो होती है, उसके पीछे का एक ही रीजन होता है कि लैटिस इंथैल्पी LiF की ज्यादा होती है और हाइड्रेशन इंथैल्पी CSI की ज्यादा होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसकी सॉल्युबिलिटी लो होती है क्योंकि हाई लैटिस एनर्जी होती है किसकी, LiF की। अब लैटिस एनर्जी अगर हाई होगी, लैटिस इंथैल्पी या लैटिस एनर्जी का अगर हाई होगी तो क्या होंगे, डिसोसिएशन बहुत क्या होगा, बहुत कम होगा, जिसकी वजह से वो घुलेगा नहीं, सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है और हाइड्रेशन एनर्जी CSI कम होती है। ये मैंने S&P ब्लॉक वाले चैप्टर में कराया है, अगर तुमने देखा होगा तो ये सवाल भी पढ़ाया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल द स्ट्रक्चर ऑफ NH3 एंड NH4+, पता नहीं कितनी बार PYQ के अंदर दो बार मैंने कराया है, एक बार मैंने किसमें कराया था, केमिकल बॉन्डिंग वाले सिस्टम कराया था, है ना, और ये मिला के किसमें भी आया था, हाइब्रिडेशन से सवाल आया तुम्हारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भी। तो मैंने दो बार PYQ के अंदर इस क्वेश्चन को कराया है, NH3 और NH4+, है ना, इसमें पूछा गया, दो पार्ट आए थे ना, दोनों पार्ट में मैंने कराया था। कितनी बार सवाल कराया, देखो डायरेक्ट सवाल आ गया, पूछ दिया गया कि NH3 और NH4+ का जो है वो स्ट्रक्चर क्या होता है। तो याद रखिए NH3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, या देखो दो स्ट्रक्चर, या तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोलिए, या फिर इसी को बोला जाता है पिरामिडल। तो NH3 का स्ट्रक्चर तुम्हारा होता है पिरामिडल। मैंने कितनी बार रिपीट किया था PYQ के अंदर कि आप स्ट्रक्चर पढ़ के जाइए, जरूर आएगा। और देखिए केमिकल बॉन्डिंग से खूब सारे सवाल आए हैं, और NH3 का स्ट्रक्चर पिरामिडल होता है। देखो मैं अगर NH3 ड्रॉ कर दूं ना, तो ये बेसिकली ऐसा होता है, इधर 3 H लगे होते हैं और ये बेसिकली क्या होता है, लोन पेयर होता है ना। तो ये बेसिकली तुम्हारा NH3 है ना। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पिरामिडल होता है। तुम निकाल भी सकते हो इसका हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो, कैसे, वही 1/2Z निकाल के, मैंने तुमको बता रखा है, ठीक है ऑलरेडी, मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। और अगर मैं NH4+ की बात करता हूं ना, तो ये तुम्हारा होता है टेट्राहेड्रल, याद रखिएगा NH4 टेट्राहेड्रल होता है। NH4 का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं,
एक ऊपर h होता है, फिर इधर क्या लगे होते हैं, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, याद है टेट्राहेड्रल को वेज डैश रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये NH3 होती है। तो बेसिकली पहला तुम्हारा पिरामिडल, फिर क्या होगा टेट्राहेड्रल, तो डी इज योर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। जिन्होंने सीसा और पिरामिडल लगाई ये गलत है, पिरामिडल एंड टेट्राहेड्रल होगा। मैंने कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यार एक बार प्रीवियस ईयर देख के गए होते ना, तो ये सारे सवाल तुमसे इजीली सॉल्व हो जाते। हमारा अगला सवाल है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन ऑक्सी एसिड्स। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सी एसिड्स में, देखो ये एक थ्योरेटिकल सवाल है, आपको अगर थ्योरी पढ़ा होती तो आप इस सवाल को इजीली कर पाते। फास्फोरस का जो ऑक्सी एसिड्स होता है उसके अंदर इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो बेसिकली +1 होता है, +3, +4 एंड +5। मतलब इसका रफली डेटा हम याद रखते हैं कि +3 से +5 तक वेराई करता है ना। जैसे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो होता है, यानी फ्रॉम +1, +3, +4 एंड +5। बी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करता है फ्रॉम 3 से 5 हम रफली याद रखते हैं, +1 भी शो करता है इसलिए +1 +4 +5, यानी बी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़े। अगला सवाल, फॉर एन आइडियल गैस एट 10 केल्विन। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, तो डायरेक्ट सवाल है तुम्हारे थ्योरी का, है ना। इसके अंदर देखो आइडियल गैस के लिए हमेशा हमेशा याद रखना डेल एच अपॉन डेल टी और एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू 0, ये हमेशा याद रखना आइडियल गैस के लिए। तो डी इज योर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर, जिसमें होगा डेल एच अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू 0। बहुत आसान सवाल था ये। चलिए जी, तो हमारा अगला सवाल है, एक रिएक्टेंट ए गिवन है, वो दो प्रोडक्ट बना रहा है। कौन कौन सा? एक ए रिएक्टेंट है जो क्या बना रहा है, A2B बना रहा है, फिर एक ए रिएक्टेंट है जो A2C बना रहा है। चलिए भाई, दोनों के रेट कांस्टेंट K1 एंड K2, इसके लिए K1 है, इसके लिए K2 है, बहुत अच्छा। अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है, किसके लिए? फर्स्ट रिएक्शन के लिए EA1, दूसरे के लिए EA2। हमसे दिया हुआ रिलेशन भी दे दिया गया क्या कि EA2 जो है वो ट्वाइस ऑफ EA1 है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी 2 है वो दोगुना है एक्टिवेशन एनर्जी 1 के, ठीक है। और K1 एंड K2, ठीक है। तो हमसे पूछा कि K1 और K2 एक दूसरे से कैसे रिलेट करेंगे। ओहो, बहुत आसान है। देखो रेट कांस्टेंट, ये बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आपने एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट पढ़ा होगा, उसके अंदर ये रेट कांस्टेंट का सवाल है, जिसके अंदर आपने एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट का एक रिलेशन पढ़ा होगा। क्या होता है भाई वो रिलेशन? होता है K इज इक्वल्स टू, बोलो बोलो, अरिनेस फैक्टर A e⁻ माइनस EA अपॉन RT। सबने पढ़ रखा है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल पढ़ रखा है। आ जाओ, तो सबसे पहले ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ दोनों इक्वेशन के लिए। तो अगर मैं पहले के लिए लिखूं और दूसरे के लिए, अगर मैं पहले रिएक्शन के लिए लिखूं फर्स्ट के लिए, तो आई राइट इट एज, फर्स्ट के लिए कितना है K1 है, तो राइट इट एज K1 इज इक्वल्स टू, ये क्या है फर्स्ट के लिए एक्टिवेशन एनर्जी EA1 है, तो राइट इट एज K1 इज इक्वल्स टू A e⁻ माइनस EA1 अपॉन RT। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। सिमिलरली सेकंड के लगाओगे तो सेकंड के लिए K2 इज इक्वल्स टू A e⁻ माइनस EA2 अपॉन RT। वेरी गुड सर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब डिवाइड कर दो दोनों को, तो मैं डिवाइड करता हूँ, लेट्स से आई राइट इट एज K2 बाई K1, तो ये क्या हो जाएगा A e⁻ माइनस EA1 अपॉन RT अपॉन A e⁻ माइनस EA2 अपॉन RT। अब देखो ये A से A मर गया, यानी K2 बाई K1 क्या हो जाएगा, आई राइट इट एज, इसको इस पूरे टर्म को ऊपर भेज दो, क्या हो जाएगा e⁻ माइनस EA1 अपॉन RT। सॉरी, उल्टा लिख दिया यार मैं भी उल्टा लिख दिया। देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ EA2 होगा ना, क्योंकि K2 के लिखा है ना। ओहो, ब्लंडर मिस्टेक, इसको चेंज कर लो, थोड़ा सा चेंज कर लो इसको। राइट इट एज e⁻ माइनस EA2 अपॉन RT, और ये हो जाएगा माइनस EA1 अपॉन RT। देखो A से A कट गया, तो K2 बाई K1 क्या हो जाएगा। अब देखो e⁻ माइनस EA2 अपॉन RT अपॉन e⁻ माइनस EA1 अपॉन RT। अब इसको ऊपर भेज दो, तो आप इसको ऊपर भेजोगे, देखिए K2 बाई K1 क्या हो जाएगा, K2 बाई K1 माइनस हो जाएगा e⁻ माइनस EA2 अपॉन RT माइनस ऑफ e⁻ क्या हो जाएगा, माइनस EA1 अपॉन RT। अब चेक करो, इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन क्या लिख सकते हो, e⁻ माइनस क्या लिख सकते हो, e⁻1 बाई RT कॉमन ले सकते हो, e⁻1 बाई RT कॉमन ले सकते हो। तो कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ, एक सेकंड नेक्स्ट ले लेता हूँ और मैं कॉमन लेके तुमको दिखा देता हूँ। होल्ड ऑन गाइस। चलो अब देखो, अब इन दोनों में से सबसे पहले देखो मैंने क्या कॉमन लिया। ई कॉमन क्या लेना है, कॉमन ले लो, एक सेकंड कॉमन ले लो, e⁻1 बाई RT कॉमन ले लो। तो आई राइट इट एज K2 बाई K1 e⁻1 बाई RT। जब मैं कॉमन ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, e⁻ कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा माइनस EA, कितना हो जाएगा EA2, और ये देखो
यहाँ एक माइनस है ऑलरेडी, इसका माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, EA1। क्या बात है सर जी, यानी K2/K1 इज इक्वल्स टू E⁻1/RT। अब चेक करो क्या EA2 का रिलेशन दिया है भाई, EA2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ EA1। ओहो, तो मैं इसका लिखता हूँ ट्वाइस ऑफ EA1 प्लस EA1। अब क्या बचेगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यानी K2/K1 क्या हो जाएगा, K2/K1 I'll write it as E⁻1/RT, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस EA1। मतलब मैं डायरेक्टली लिखूं तो K2/K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस नहीं, E⁻माइनस EA1/RT। सिमिलरली K2 विल बी K1 E⁻माइनस EA1/RT। तो क्या मिला लो, क्या रिलेशन आया, K2 इज इक्वल्स टू K1 E⁻माइनस EA1/RT। अब कहीं दिख रहा है, देखो K2 इक्वल्स टू K1 EA1/RT, देखो कहीं दिख रहा है, K2 E⁻K1 E⁻ माइनस EA2। देखो यार यहाँ आई थॉट कुछ ऑप्शंस में गड़बड़ हो चुके हैं, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लो, यहाँ EA1 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन तो मैच हो नहीं रहा है यहाँ। कि अगर मैं देखो K1 का रेशियो लेता हूँ, तो रेशियो तो मैंने सही लिया है अपने अकॉर्डिंग, तो 1/RT मैंने कॉमन लिया, फिर माइनस EA1 बाहर हो जाएगा, 1/RT कॉमन लिया है, बस चेक कर लेते हैं, 1/RT कॉमन लिया तो माइनस EA2 है ना, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सही तो है, चीज़ें तो सही होनी चाहिए। चलो सही है, देखो आंसर तो यही आएगा। अब इसके रिगार्डिंग आई थॉट कहीं ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि शायद मिस्टेक हो इस सवाल में, तो आपको कुछ ग्रेस मार्क्स मिल जाए थॉटफुली, क्योंकि रिलेशन तो ये होगा K2 इक्वल्स टू K1 E⁻ माइनस EA1/RT, ठीक है, करेक्ट तो यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो करेक्ट आंसर तो यही है। अब यहाँ कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, K2 इक्वल्स टू K1 E⁻, यहाँ EA1 होता, यहाँ EA2 है, ठीक है, तो आंसर आपका फाइनल यही है, ठीक है। ये थोड़ा सस्पेंशन में है, तो आप इसको थोड़ा सस्पेंशन में रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन ए सॉलिड सरफेस। अब देखो ये भी तुम्हारा क्या है, सरफेस केमिस्ट्री है ना, अब याद रख लो, कभी भी एब्जॉर्प्शन के लिए तुम्हारा डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस तीनों की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए। तो जिस बच्चे ने पहला ऑप्शन मारा है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। डेल्टा जी भी निगेटिव होता है, डेल्टा एच आपने थ्योरी के अंदर पढ़ा होगा यार, इसके अंदर थ्योरी है, अब मैं क्या कर सकूं, ठीक है, तुमको अगर थ्योरी पता होती तो तुम ये चीज आराम से अटेम्प्ट कर लेते। तो तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए, डेल्टा जी भी निगेटिव, डेल्टा एच भी निगेटिव और डेल्टा एस भी निगेटिव। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्लियर। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि विच प्लॉट विल गिव द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा ये चार ऑप्शन है, इनमें से किसका प्लॉट, ग्राफ का प्लॉट है, बेसिकली ये ग्राफ है, आपने एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर अगर ग्राफ पढ़ा है तो इस सवाल को आप इजीली कर पाएंगे। हमसे पूछा है कि इसमें से एक्टिवेशन एनर्जी जो है, इसमें किस किस क्वांटिटी ग्राफ की प्लॉटिंग हमको एक्टिवेशन एनर्जी देगी, ठीक है, बहुत सिंपल है यार। आओ, अगर तुमको एक्टिवेशन एनर्जी का क्या है इक्वेशन याद है, जैसे हमने अभी तुमको पीछे बताया क्या होता है, K इज इक्वल्स टू A E⁻ माइनस EA/RT, है ना। तो अगर हमको क्या चाहिए, हमको ग्राफ प्लॉटिंग करनी है, तो हम दोनों साइड नेचुरल लॉग लेते थे, याद है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड एक बार लॉग ले लो, मैं तुमको समझा देता हूं अभी। टेकिंग लॉग बोथ साइड, नेचुरल लॉग ln ले लो, नॉट लॉग ln ले लो, ठीक है, नेचुरल लॉग ले लो, तो क्या हो जाएगा, ln के इज इक्वल्स टू, अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b, है ना। तो आई राइट इट एज ln a प्लस, क्या लिख सकता हूं इसको, ln व्हाट E⁻ माइनस EA/RT। अब चेक कर लो, अब तुमको एक और लॉ की प्रॉपर्टी पता है कि जब भी नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल की पावर जो भी होता है तो पावर नीचे गिर जाता है ना। तो आई राइट इट एज ln a, और क्या हो जाएगा यहाँ, है ना, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ऑफ EA/RT। अब यहाँ चेक कर लो, अब इसको कंपेयर करोगे ना, तो ये y इज इक्वल्स टू प्लस सी माइनस एम एक्स का ग्राफ दिख रहा है, जहां x एक्सिस पे t है, y एक्सिस पे ln के है, मतलब सर इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, अरे देखो यहाँ इनवर्स में 1/t है, सॉरी, x एक्सिस पे 1/t है ना, देखो E a ऊपर है नीचे RT है, तो 1/t x एक्सिस पे है, यानी x एक्सिस पे 1/t, y एक्सिस पे ln के, मतलब सर ln के वर्सेस 1/t, यानी D इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। एक्टिवेशन एनर्जी का जो ग्राफ होता है वो ln के वर्सेस 1/t के हेल्प से आता है। डायरेक्ट याद किया होगा तो भी सवाल को आराम से सॉल्व कर सकते थे, बहुत ईजी था। ओके आगे बढ़े, अगला सवाल, AgCl सोज फ्रैंकल डिफेक्ट ड्यू टू। अब देखो थ्योरेटिकल सवाल, सॉलिड स्टेट, पहला चैप्टर केमिस्ट्री, है ना, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि AgCl जो होता है ना, या फिर आपने पढ़ा होगा इस चीज को, तो AgCl के अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट तभी शो होता है, क्यों, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना कि
ये हमेशा वॉइड को देखो क्या करते हैं, इनका जो साइज होता है वो ज्यादा कैटाइनिक होता है ना। एजी प्लस जो है वो ज्यादा कैटाइनिक कैरेक्टर होता है, जिसकी वजह से एजी प्लस का साइज जो है वो कम हो जाता है और वो आसानी से वॉइड के अंदर फिट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट पढ़ोगे लिखा है कि एजी प्लस एज अ मोर कैटाइनिक कैरेक्टर would not find much comfort in the site which was tetrahedrally surrounded by 4 other AG ions। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। इसी की वजह से फ्रेंकल डिफेक्ट्स होता है जीसीएल के अंदर। ओके, आगे बढ़े। अगला सवाल दिया हुआ है कि व्हाट विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ KlSO4 होल ट्वाइस इन वाटर इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इन KSP दिया हुआ है। देखो बहुत सिंपल सवाल है, केमिकल इक्विलिब्रियम का अगेन ये सवाल है। KSP दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻11 यूनिट, है ना। हमसे ये पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है हमसे, सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो सॉल्युबिलिटी के प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते थे, याद करो, आयंस में पहले ब्रेक करो। तुम्हारे कंपाउंड क्या गिवन है, KalSO4 होल ट्वाइस। अब इसको जरा आयंस में ब्रेक करोगे तो ये किसमें किसमें ब्रेक हो जाएगा, पहले तो K प्लस, है ना, फिर किसमें Al+3 में, और फिर किसमें ब्रेक होगा, SO4 2 माइनस, और ये ट्वाइस है, 2 है। तो मान लो कि K प्लस के लिए सॉल्युबिलिटी एक S हो गई, Al प्लस के लिए S हो गई, है ना। तो S इंटू SO4 ट्वाइस के लिए अगर S है तो ये 2 में है, यानी S इंटू 2S। तो टोटल KSP जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ देखो 4S कितना हो जाएगा, 4S, और यहाँ देखो क्योंकि 2 माइनस है ना पावर यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2S का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि SO4 2 माइनस चार्ज 2 है तो यानी 2S हो जाएगा, और होल ट्वाइस है मतलब 2S का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 4S टू दी पावर 4। यानी तुम्हारी KSP जो हो गई वो किसके बराबर हो गई, 4S टू दी पावर 4 के। S क्या है यहाँ, S हमारा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो अगर मेरे को S चाहिए तो आई डिवाइड KSP बाई, अगर S टू दी पावर 4 है तो आई डिवाइड KSP बाई 4। तो अगर S चाहिए तो KSP बाई 4 और इसका क्या हो जाएगा, होल 1/4 पावर हो जाएगा। अब KSP कितना दिया हुआ है पहले चेक कर लो, KSP दिया 1.6 इंटू 10⁻11। तो अब सबसे पहले चेक करो कि 1.6 को मैं क्या 16 इंटू 10⁻12 लिख दूं, आसान हो जाएगा राउंड ऑफ करने में। तो आई राइट इट एज 16 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाई 4, और इसका 1/4 ले लो, है ना। तो ये पहले 4 टाइम्स काट दो, तो कितना हो जाएगा, S इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻12, और इसका पावर कितना है, इसका पावर है 1/4। तो ये देखो ये 4 से 12 कितना टाइम कट जाएगा, -3 टाइम्स। तो 4 इंटू 10⁻³ मोलारिटी, यानी एस की वैल्यू कितनी आ गई, एस की वैल्यू 4 इंटू 10⁻³ आई। ऑप्शन नंबर ए इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीबडी, आई थॉट इट इज। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक बिहेवियर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। अरे यार ये तो बहुत सिंपल है। इसमें देखो सबसे पहले चेक कर लो, तुमको सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन इसमें पता होनी चाहिए, बहुत सिंपल सवाल था। हाइब्रिडाइजेशन अगर तुमको पता होता तो तुम पता कर लेती तुरंत। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, करेक्ट एसिडिटी का ऑर्डर क्या होता है, सब तुमने पढ़ा होगा, क्या होता है, sp हाइब्रिडाइज सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर होता है sp2, फिर होता है sp3, है ना। अब कंपाउंड कौन कौन से चेक कर लो, एक कंपाउंड है तुम्हारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगला क्या है तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और अगला क्या है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। और तुमको ये चीजें पता है कि CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3 जो होता है वो क्या होता है, वो sp हाइब्रिडाइज होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 sp2 होता है, और CH3 डबल बॉन्ड CH3 sp3 होता है। मतलब इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर क्या होगा, फिर तुम्हारा होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर सबसे आखिर में तुम्हारा क्या होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। बहुत इजी था, इसमें तुमको हाइब्रिडेशन स्टेट पता होता। करेक्ट ऑर्डर क्या होता है एसिडिटी का हाइब्रिडेशन स्टेट का, वो होता है sp ग्रेटर देन sp लेस देन sp2, sp ग्रेटर देन sp2, और फिर sp2 ये जो sp3 होता है वो क्या होता है, लेस होता है sp2 से। यानी ऑप्शन नंबर ए इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ये जो बी लगाया है वो गलत है, उल्टा लगा दिया गया है, उल्टा लगा दिया गया है। ये जो बी नहीं होगा, इसका करेक्ट ऑर्डर होगा पहला वाला। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा, राइट द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अरे यार हेलो एल्केन हेलोअरीन्स पढ़े हो, सबने पढ़ा है। हेलोकेन हेलोअरीन में क्या है, ये बेसिकली रिएक्शन है SOCl2 का, जिसके अंदर क्या बनते थे, जो बाई प्रोडक्ट जो बनते थे वो क्या बनते थे, स्केपेबल गैसेस, बाई प्रोडक्ट्स होते हैं इसके स्केपेबल गैसेस बनते थे। कौन कौन से, एक तो SO2 बनता था और एक HCl बनता था। होता क्या था इसमें, बेसिकली कुछ नहीं होता था यार, ये जो तुम्हारा रिएक्शन लिखा हुआ है ना CH3 CH2 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 CH2OH, ये जो अल्कोहल होता है वो रिड्यूस किस में हो जाता है, हेलो अल्केन्स बनता है इसमें।
तो जो अल्कोहल है ये अल्कोहल रिप्लेस हो जाता है किससे? क्लोरीन से। तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? CH2 CH3 CH2 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 CH2, साथ में हो जाएगा Cl, और क्या निकलता है? HCl प्लस SO2, याद है? और ये दोनों स्केपेबल गैसेज होते हैं, इसलिए इसको बेस्ट मेथड, इसको बोलते हैं डार्जेंस हेलोजनेशन। क्या बोलते हैं इसको? डार्जेंस हेलोजनेशन, यानी इसके अंदर क्लोरीन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट। बस जहां OH है ना, यहां से उसको OH को उठा के बस आपको क्लोरीन लगा देना था। बहुत सिंपल सा सवाल था। हेलोजन हेलोजन के अंदर पहले ही सेक्शन के अंदर ये आपको रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, CONH3 whole twice NO2 whole thrice is not an example of complex DIY coordination compounds। अगेन आइसोमरिज्म से सवाल आ गया, मैंने पढ़ाया भी है आइसोमरिज्म, इसमें याद रख लो हमेशा 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 एक चीज याद रख लो, जो CONH3 है ना, जो कंपाउंड तुम्हारा दिया हुआ है CONH3, ठीक है, और NO2 होल थ्राइस, ये सिस ट्रांस आइसोमर शो करते हैं, सिस और ट्रांस आइसोमर शो करते हैं। तो यहाँ फेशियल और मेरिडोनियल जो है ये कभी एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, यानी फैक्मर आइसोमरिज्म जो है वो सही आंसर है। ये डी नंबर इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, क्योंकि फेशियल और मेरिडोनियल नहीं बन सकता अगर वो सिस और ट्रांस बन रहा है। तो सिस और ट्रांस बनेगा मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो जाहिर सी बात होगा। ज्योमेट्रिकल मतलब स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल मतलब स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो, स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल तीनों कनेक्टेड है। ठीक है, जहां ज्योमेट्रिकल होगा वहां स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों होगा, लेकिन फेशियल मेरिडोनियल नहीं हो सकता है जहां सिस ट्रांस है, क्योंकि ये कंपाउंड हमेशा सिर्फ सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म को शो करता है एज वेल एज विद ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो इसका फेशियल मेरिडोनियल नहीं बनाया जा सकता है, यानी फैक्मर आइसोमरिज्म ये शो नहीं करता, इसलिए ये इसका एग्जांपल नहीं है। ये क्या शो करेगा? ये सिस ट्रांस आइसोमर शो करता है हमेशा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? इसका करेक्ट आंसर डी होगा। तो जिन्होंने डी मारा है बधाई हो, 4 नंबर आपको मिल गए। करेक्ट आंसर क्या होगा? रेड से कर देता हूं, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN। अच्छा, हमसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछा है, इसका भी सवाल मैंने कराया है PYQ के अंदर। कैसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कैसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं, मैंने ऑलरेडी करा रखा है। तो EAN क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, उसका फॉर्मूला क्या होता है? सबने पढ़ा है, क्या होता है? Z मतलब एटॉमिक नंबर, Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, याद है? ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला होता है। तो अब सबसे पहले तो क्या करो, हमको मैंगनीज का चाहिए Mn का ना, तो Mn के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है? एटॉमिक नंबर कितना होता है Mn का? 25 होता है, सबको पता है। और क्योंकि यहाँ क्या है, Mn2 है, तो मैं Z की वैल्यू कैसे निकालूंगा? 2 इंटू 25, यानी Z की वैल्यू कितनी हो गई? 50। ऑक्सीडेशन स्टेट, सर ऑक्सीजन स्टेट जीरो होगा, क्यों? मेरे बच्चे समझ गए क्यों जीरो होगा? क्योंकि सर CO एक न्यूट्रल लिगेंड है। आइला मतलब न्यूट्रल लिगेंड का मतलब इससे कोई चार्ज ही नहीं है, और इस पे चार्ज नहीं है, मतलब Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? जीरो। वेयर एज अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूं, तो सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जितने एटम उससे अटैच होते हैं। तो सबसे पहले तो 10 CO तुमको दिख रहा है ना? तो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर एक तो CO है जो 10 जुड़ा हुआ है ना? और साथ में देखो सवाल में ये पूछेगा कि ईच Mn, यहां तो Mn2 है, यानी Mn और Mn भी तो एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, मतलब यहां टोटल जो है, अगर मैं इस टोटल कंपाउंड के अंदर कैलकुलेट करूं ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 11 है। बहुत सारे बच्चे 10 लेके किए होंगे, और ऑप्शन है भी, लेकिन 10 लेके नहीं करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 11 है, क्योंकि उसने ईच मैंगनीज एटम का पूछा है ना। तो यार अगर ईच मैंगनीज एटम चेक करोगे, यहाँ खुद ही चेक कर लो ना, मैं तुमको फिर समझाता हूँ। देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि उसके आसपास कितने एटम उससे जुड़े हुए हैं। तो पहले तो 10 थे CO जुड़ा हुआ है, तो ये 10 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। साथ में अगर हर मैंगनीज का पूछा गया है, हमको एटॉमिक नंबर बताना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ईच मैंगनीज का, तो यहाँ 2 मैंगनीज भी तो है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं एक मैंगनीज को पकड़ूं तो दूसरा मैंगनीज भी उससे जुड़ा होगा, मतलब और इसके बाद CO जुड़ा होगा, यानी 10 थे CO है, एक मैंगनीज है, यानी टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 11। तो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 11 दैट इक्वल्स टू 22। मतलब अगर मैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लिखूं तो आई राइट इट एज कितना? 50 प्लस 22। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 72। लेकिन 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 बोलोगे सर 72 तो ऑप्शन ही नहीं है। अरे गधो, ये 2 मैंगनीज के लिए है, Mn2 के लिए है। ये सिंगल मैंगनीज का हमको बताना है ना, ईच मैंगनीज का, यानी ईच मैंगनीज का कितना हो जाएगा? ईच मैंगनीज का हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बोलो? 36। तो 36 इज योर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर, जो है ऑप्शन नंबर बी। ये जिस बच्चे ने 37 लगाया है वो सवाल गलत है, थोड़ा सा वो चूक कर गया। बी नंबर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 36 इसका आंसर होगा, 36 इसका आंसर होगा। आई थॉट मैंने आपको समझा दिया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के पीछे का कॉन्सेप्ट। क्लियर टू यू?
चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला है द हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ NSiH3 होल्टर। अब देखो स्ट्रक्चर का सवाल आ गया फिर से। अरे यार मैंने कितनी बार मैंने पीवाईक्यू के अंदर ये ऑलरेडी बता दिया है। देखो यार, देखो डायरेक्ट पीवाईक्यू कराया हुआ सवाल आ गया यार। देखो अब सिंपल सी बात है, अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं NSiH3 तो मैं इसका डेटा पर लेता हूं। ये हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज होता है और ये एक ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर को शो करता है। मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं। ये ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ड्रॉ होता है। इसमें नाइट्रोजन जो है वो बैक बॉन्डिंग कर रहा होता है ना। इसमें नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है और 3 ग्रुप जुड़े होते हैं। कौन से? SiH3 के। SiH3, एक SiH3 यहाँ जुड़ा होता है और एक SiH3 यहाँ जुड़ा होता है। होता क्या है कि जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर डोनेट करता है ये Si एटम को नाइट्रोजन, जिसकी वजह से 2p और 3p के अंदर बैक बॉन्डिंग होती है। मतलब इसके अंदर एक s ऑर्बिटल होता है और 2 p ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे होते हैं, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाता है? sp2। और जो स्ट्रक्चर तुमको साफ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ एक लोन पेयर है, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ट्रायंगुलर प्लेनर। मतलब इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, sp2 एंड ट्रायंगुलर प्लेनर, यानी सी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। स्ट्रक्चर का सवाल था, केमिकल बॉन्डिंग का सवाल था। अगर स्ट्रक्चर पढ़े होते तो सवाल इजिली सॉल्व कर पाते। आगे बढ़ते, खत्म। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने पूरी केमिस्ट्री को सॉल्व कर लिया, ठीक है। केमिस्ट्री का पेपर जितना आया था, ठीक है, मैंने जितना जितना मेरे को मिला, मैंने सारे केमिस्ट्री के पेपर को क्या किया? सॉल्व करा दिया। और अब मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूं कि सर पेपर का लेवल क्या था। देखो, अगर मैं पिछले कुछ सालों से कंपेयर करूं तो पेपर का लेवल गिरा है। यस, इस बार पेपर का लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट वाले सेक्शन में रहा है। और अगर मैं बात करूं तो मैंने तुमको जैसे बोला था कि इनऑर्गेनिक पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस ब्लॉक से सवाल आए, डी ब्लॉक से तो नहीं आए, लेकिन एस और पी ब्लॉक से सवाल आए। और तुम्हारे किससे? केमिकल बॉन्डिंग से सवाल आए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसी के साथ साथ सवाल देख लो तुम्हारे किससे आए। एक तो देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से तो बहुत सवाल आए हैं, एक ये सवाल हो गया, अब फिर एक देखो, फिर इसके अंदर आगे बढ़ोगे, देखो ऑर्गेनिक से केमिकल इक्विलिब्रियम भी पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बेसिकली मैक्सिमम पोर्शन तो कवर अप किया गया है, ठीक है। और सवाल अगर मैं आपको बताऊं तो सवाल जो है वो बेसिकली आपका क्या है? जो सवाल है ये बेसिकली मेजर पोर्शन जो कवर अप किया गया है। मुझे मेजर पोर्शन कहाँ से कवर अप हुआ है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, है ना। तो ये रहा आपके केमिस्ट्री का पेपर का डिस्कशन, ठीक है। आई थॉट अब इससे ज़्यादा कुछ बचा नहीं है कराने के लिए। और बेस्ट ऑफ लक, जिसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। और कोई बात नहीं, जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया वो निराश ना हो। आप सभी के लिए ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है। नेक्स्ट बैच में आप जरूर ज्वाइन करिए और आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, इसकी गारंटी हम लेते हैं। क्योंकि हमारा कंटेंट जो है, देखो एक तो मैं लेट आया आप सभी के लिए, ठीक है, और हमारा जो कंटेंट है वो आपको बहुत बेहतर लगेगा। क्योंकि देखो डायरेक्टली हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट से सवाल आए हैं। और जिन बच्चों ने कंसिस्टेंटली हमारे बैच को फॉलो किया, हमको फॉलो किया है, वो इस पेपर को पूरा फोड़ के आगे होंगे। तो एट लास्ट मैं यही कहना चाहता हूँ, बेस्ट ऑफ लक, रिजल्ट का वेट करो, ठीक है। और अब क्या करो, अब थोड़ा सा अपने दिमाग को चिल करो, ठीक है। थोड़ी चिलिंग भी जरूरी है लाइफ में, और इसी कांस्टेंट रेट से हमेशा आगे बढ़ते रहो। वेल विशेस टू एवरीबडी, जिनका पेपर अच्छा गया और जिनका पेपर खराब गया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। इट्स अ फेज ऑफ लाइफ। एग्जाम जो है वो सब कुछ डिसाइड नहीं करता है। बस आप क्या कीजिए, कंटिन्यूअस मेहनत करते रहिए, कभी ना कभी तो जरूर आपको सक्सेस मिलेगी। चलिए, तो पेपर का लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट रहा है, ठीक है। हार्ड नहीं कह सकते, लेकिन इजी टू मॉडरेट रहा है जरूर, ठीक है। ऑर्गेनिक मेजर का पोर्शन रहा है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मेजर पोर्शन रहा है। फिजिकल कम आ रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो है वो काफी इनफ है, ठीक है, उनका मेजर पोर्शन है। तो आप हमेशा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को मोस्ट प्रेफरेंस में रखिए केमिस्ट्री के अंदर। चलिए जी, विथ ऑल दैट लेट्स गुड बाय, एंड मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीबॉडी, पढ़ते रहिए।